प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का अंतिम संस्कार कल दिल्ली छावनी में किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज संसद के दोनों सदनों में हेलीकॉप्टर दुर्घटना पर दिया बयान। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुधावा डैम पर निर्मित इको लर्निंग सेंटर और कोडार जलाशय पर बने इको पर्यटन स्थल का लोकार्पण किया। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर केंद्र की महत्वाकांक्षी योजनाओं को पूरा नहीं कर पाने का आरोप लगाया। और देश में अब तक 130 करोड़ 39 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का अंतिम संस्कार कल दिल्ली छावनी में किया जाएगा। इससे पहले आज वेलिंगटन में मद्रास रेजिमेंटल सेंटर में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। सेना प्रमुख एम नरवणे, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी और नौसेना अध्यक्ष एडमिरल हरि कुमार श्रद्धांजलि सभा में भाग लेने आज सवेरे वेलिंगटन पहुंचे। इसके बाद जनरल रावत और उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर दिल्ली लाया जाएगा। गौरतलब है कि जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 अन्य लोगों की कल तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज संसद के दोनों सदनों में एक बयान में कहा कि भारत के पहले प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत का कल पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी एवं 12 अन्य सवार थे की दुर्घटना के दुर्भाग्यपूर्ण समाचार से अवगत कराने के लिए आप सबके बीच खड़ा हुआ। जनरल बिपिन रावत डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के स्टूडेंट ऑफिसर से इंटरेक्ट करने के लिए अपने एक शेड्यूल्ड विजिट पर थे। एयरफोर्स के Mi-17V5 हेलीकॉप्टर ने कल 11:48 पर सुलूर एयरबेस से अपनी उड़ान भरी, जिसे 12:15 पर वेलिंगटन में लैंड करना था। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राज्यपाल अनुसुईया उइके कल बालोद जिले के राजाराव पठार में आयोजित वीर मेला और आदिवासी लोक कला महोत्सव में शामिल हुई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शहीद वीर नारायण सिंह ऐसे क्रांतिकारी नेता थे जिन्होंने आदिवासी समाज की दशा और दिशा बदल दी और देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। राज्यपाल ने कहा कि बिरसा मुंडा, गुंडाधुर जैसे आज़ादी के महानायकों ने आज़ादी के आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। युवाओं को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि हमारे प्रदेश में कुछ क्षेत्र नक्सल समस्या से ग्रस्त हैं और कुछ युवा रोजगार और शिक्षा के अभाव में रास्ता भटक गए हैं। उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि कुछ ऐसे तत्व हैं जो चाहते हैं कि सड़कें और पुल-पुलियां न बने। यदि सड़कें नहीं बनेंगी तो विकास का रास्ता कैसे खुलेगा। उन्होंने समाज प्रमुखों से आग्रह किया कि आपसी भेदभाव मिटाकर संगठित होकर कार्य करें और समस्याओं के समाधान का प्रयास करें। राज्यपाल ने इस अवसर पर बाबा राजाराव पठार, कंकालिन माता, झामा माता और बूढ़ादेव की पूजा कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने शहीद वीर नारायण सिंह के स्मारक स्थल पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांकेर में दुधावा डैम पर निर्मित इको लर्निंग सेंटर और महासमुंद जिले में कोडार जलाशय पर निर्मित इको पर्यटन स्थल का कल वर्चुअल लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर संबंधित क्षेत्र की वन प्रबंधन समिति को वन क्षेत्र में जलाशय के पास खूबसूरत पर्यटन क्षेत्र विकसित करने के लिए बधाई देते हुए कहा कि इससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि इन स्थलों पर पर्यटक प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकेंगे।
उल्लेखनीय है कि राम वन गमन पथ के अंतर्गत वन चेतना केंद्र कोडार का विकास इको पर्यटन स्थल के रूप में किया गया है। यहाँ पर्यटकों के ठहरने के लिए नाइट कैंपिंग, कैंप फायर और स्टार गेजिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मनोरंजन के लिए वॉलीबॉल, नेट क्रिकेट, बैडमिंटन, कैरम, शतरंज, निशानेबाजी की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही यहाँ पर नौका विहार, बैम्बू राफ्टिंग और पर्यटकों के लिए स्थानीय छत्तीसगढ़ी व्यंजन और भोजन की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। वहीं कांकेर जिले के दुधावा जलाशय में स्थित इको लर्निंग सेंटर का संचालन वन प्रबंधन समिति द्वारा किया जाएगा। ये पर्यटन स्थल गढ़बो नवा कांकेर के रूप में विकसित किया गया है, जहां पर्यटकों के ठहरने, खान पान के लिए रेस्टोरेंट, एडवेंचर के लिए 2 मोटर बोट की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही पर्यटक यहां पर ट्रैकिंग का मजा भी ले सकते हैं। इस स्थल को इको पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आरोप लगाया है कि राज्य की कांग्रेस सरकार कर्ज में डूबी हुई है और केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को पूरा नहीं कर पा रही है। कल कोरबा प्रवास पर पहुंचे डॉक्टर रमन सिंह ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थिति बद से बदतर है। प्रदेश में इस वित्तीय वर्ष में लगभग 7 लाख से भी अधिक प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति प्राप्त हुई थी, जिसमें केंद्र सरकार को 60% और राज्य सरकार को 40% राशि देना था। केंद्र सरकार द्वारा राशि तो दे दी गई, मगर राज्य सरकार अपने हिस्से की राशि भी नहीं दे पाई, जिससे जरूरतमंद बहुत से लोग पक्के आवासों से वंचित हो गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की आवास स्वीकृत किया केंद्र ने। स्वीकृत करने के बाद उसकी राशि जो प्रति आवास देना है, वो प्रति आवास केंद्रांश के रूप में 5,630 करोड़ राज्य सरकार को भेज दी और राज्यांश जो इनको 3,700 करोड़ देना था, ये 40% राशि ना देने की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिखित में ज्वाइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 बार नोटिस दिया कि आप आवास बनाने में पीछे हैं और आपने एक भी आवास स्वीकृत नहीं किए हैं, क्यों ना आपके आवास को रद्द किया जाए, दूसरे राज्यों को दिया जाए। ये आवास रद्द हो जाता है। 7,81,000 11,000 करोड़ का राज्य सरकार को नुकसान होता है। डॉक्टर रमन सिंह ने आरोप लगाया कि राज्य में कांग्रेस सरकार का प्रशासनिक ढांचा पूरी तरह से समाप्त हो गया है। ये सरकार अनिर्णय की सरकार है, इसलिए जगह जगह आंदोलन की भूमिका बन रही है। उन्होंने रेडी टू ईट मामले पर निशाना साधते हुए प्रदेश के लगभग 20,000 स्व सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार से पृथक होने की बात कही। उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की गलत नीति के कारण पूरे प्रदेश भर में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। प्रदेश में भूमाफियाओं का राज है और रेत तस्करों को संरक्षण दिया जा रहा है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 130 करोड़ 39 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 80,86,000 से अधिक टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटों में 9,419 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई। देश में इस समय 94,000 से अधिक मरीजों का इलाज किया जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ में कल कोरोना संक्रमण के 37 नए मामले सामने आए। साथ ही दुर्ग जिले में एक संक्रमित की मौत भी हुई। राज्य में इस समय कोरोना के 341 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में किया जा रहा है। राज्य में इस समय धान खरीदी का कार्यक्रम जोर शोर से जारी है। बड़ी संख्या में किसान रोजाना धान खरीदी केंद्र पहुंच रहे हैं। इन केंद्रों में किसानों के लिए आराम गृह के साथ ही अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। कोरिया जिले के बैकुंठपुर विधानसभा के अंतर्गत धौरा टीकरा धान खरीदी केंद्र में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर किसानों के मनोरंजन के लिए टीवी लगाया गया है। विधायक अंबिका सिंह देव की पहल पर यह सुविधा मुहैया कराई गई है। कोरिया कलेक्टर श्याम धावड़े ने बताया कि जिले में 40 धान उपार्जन केंद्र में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की व्यवस्था की गई है। छोटे कृषकों को प्राथमिकता देते हुए सबसे पहले उनसे धान खरीदी की जा रही है। साथ ही अवैध धान परिवहन को रोकने राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम को तैनात किया गया है। इसके अलावा बिचौलियों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। जिला स्तरीय अधिकारी, ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाए गए हैं ताकि
धान खरीदी की व्यवस्था सही ढंग से संचालित हो सके, किसानों के एक अच्छा अनुभव, किसानों का पूरा सुविधा का ख्याल रखें और खास करके धान खरीदी केंद्रों में पानी की व्यवस्था है, किसानों को ठहरने की व्यवस्था है, बारदाने की व्यवस्था है, सही समय में टोकन कर जाए, ये पर अपन विशेष निगरानी कर रहे हैं। इसके लिए मैं टीएल में भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहा हूँ ताकि हमारे किसान भाइयों को किसी प्रकार से दिक्कत ना हो और राज्य शासन के भी इस संबंध में विशेष निर्देश प्राप्त हुए हैं कि किसानों को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होना चाहिए और जो भी बिचौलिया हैं, कोचियाँ हैं, इन पर भी हम लोग विशेष निगरानी रख रहे हैं ताकि वो अपना धान किसानों की ऋण पुस्तक के माध्यम से न खपा सकें। हमारे यहाँ अंतर्राज्यीय 12 बैरियर है, चेक पोस्ट हैं, वहां पर भी 24 घंटे हमारे अधिकारी कर्मचारी ड्यूटी कर रहे हैं। कोरिया जिले में धान खरीदी से संबंधित शिकायत और समस्या निवारण के लिए जिला स्तर पर हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जिसकी सेवाएं 2400 घंटे जारी रहती हैं। इसके अलावा धान खरीदी केंद्रों में किसानों को कोविड रोधी टीका भी लगाया जा रहा है। ऊर्जा संरक्षण उपायों को लागू करने में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे लगातार अग्रणी रहा है। इसी का परिणाम है कि वर्ष 2020-21 के लिए ऊर्जा मंत्रालय द्वारा ऊर्जा संरक्षण के लिए दिए जाने वाले प्रतिष्ठित पुरस्कार की श्रेणी में सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का चयन किया गया है। ये पुरस्कार 14 दिसंबर को विज्ञान भवन नई दिल्ली में ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में प्रदान किया जाएगा। ऊर्जा संरक्षण उपायों के अंतर्गत इस रेल मंडल ने न केवल ऊर्जा दक्ष इलेक्ट्रिक इंजनों और इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट ट्रेनों के प्रयोग को बढ़ावा दिया है, बल्कि इन्हें चलाने वाले ड्राइवरों को भी विद्युत ऊर्जा की बचत के प्रति सजग बनाने के लिए समुचित ट्रेनिंग दी जा रही है। मंडल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी साकेत रंजन ने बताया कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में ऊर्जा बचत के लिए लगातार उपाय किए जा रहे हैं। अभी हमारे यहाँ 6 किलोवाट, लगभग 6 किलोवाट सोलर ऊर्जा उत्पादन हो रहा है और यह सोलर ऊर्जा जो है विभिन्न सर्विस बिल्डिंग के टॉप रूफ पर विभिन्न ऐसे स्टेशनों पर जैसे जिनमें कि भनवाड़ टैंक मुख्यतः शामिल है, जहाँ पर कि बिजली का कोई कनेक्शन नहीं है, वहाँ पर जो स्टेशन में बिजली की आपूर्ति होती है वह सोलर पावर से ही होती है। जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है वह है कि अभी भिलाई में 50 मेगावाट का एक प्लांट तैयार हो रहा है जो जल्दी ही बनकर तैयार हो जाएगा। और इसी सब को देखते हुए और इसके अलावा जो हमारी यहाँ पर सोलर एफिशिएंसी है या जो एनर्जी एफिशिएंसी है उसको देखते हुए, उसके परिणाम को देखते हुए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो भारत सरकार का विद्युत मंत्रालय के उपक्रम है जिसने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से नवाजा है। निश्चित तौर पर यह बहुत ही गर्व की बात है पूरे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में, खास करके छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा के वो इलाके जो हमारे जुरिडिक्शन में आते हैं जहां पर कि ऊर्जा का सबसे बेहतर उपयोग, स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है, सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है। हमारे लिए गर्व की बात है। इस रेल मंडल में अब तक 4 मेगावाट से अधिक क्षमता के सोलर प्लांट की स्थापना की गई है। इसके साथ ही सभी स्टेशन और कार्यालय में भी ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज़ादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजनारायण मिश्रा के बारे में, जिन्होंने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध क्रांति का बिगुल फूंका। उन पर एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या के जुर्म में मुकदमा चला और उन्हें फैजाबाद जेल में फांसी दे दी गई। आज की इस कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी राजनारायण मिश्रा को भी याद कर रहे हैं, जो 9 दिसंबर 1944 को शहीद हो गए थे। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के रहने वाले राजनारायण समाजवाद में दृढ़ विश्वास रखते थे। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान अपने समूह के साथ ब्रिटिश प्रतिष्ठानों पर छापों का नेतृत्व किया। राजनारायण पर उत्तर प्रदेश के उन्नाव क्षेत्र में क्रांतिकारी छापे का आरोप लगाया गया और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। 9 दिसंबर 1944 को लखनऊ सेंट्रल जेल में वे इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए फांसी पर चढ़ गए। हम इस महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को नमन करते हैं।
दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। यूट्यूब चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।